गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंस प्रूव करने के एक विशेष मेथड को स्टडी करेंगे, एक विशेष प्रिंसिपल जिसकी हेल्प से अपन किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं। अब तक अपन ने ये देखा कि कोई भी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो उसको कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए अपने पास बहुत सारे मेथड्स थे। आज एक विशेष तरह का मेथड अपन यहां पर स्टडी करेंगे जिसको अपन बोलते हैं कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए कॉची का जो सामान्य सिद्धांत है वो कॉची का सामान्य सिद्धांत क्या होगा, और इस प्रिंसिपल की हेल्प से यदि किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो वो कैसे प्रूव करेंगे, ये अपन यहां देखें। सो द कॉची जनरल प्रिंसिपल, Cauchy general principle of convergence of a sequence। किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए कॉची का जो जनरल प्रिंसिपल है वो क्या है। तो स्टेटमेंट अपन देखें। कॉची जनरल प्रिंसिपल कहता है that a sequence xn is said to be convergent if for epsilon greater than 0 there exists n0 belongs to n such that modulus of xn plus p minus xn is less than epsilon for all n greater than n0 and p belongs to n। यदि कोई सीक्वेंस ऐसी है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाएगी यदि मॉडुलस ऑफ xn plus p minus xn is less than epsilon। rather this is if and only अपन ये जानते हैं कि यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई n0 इस तरह से मौजूद होता है जिसके लिए मॉडुलस ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो अपन जानते हैं ऐसी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस कहलाती है। इसका मतलब ये निकला कि यदि कोई सीक्वेंस अपन को दे रखा है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी यदि वो कॉची सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस जो आपको दी हुई है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी यदि वो कॉची सीक्वेंस है। एंड कन्वर्सली अपन ये कह सकते हैं कि यदि वो कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो इसी प्रिंसिपल को अपन एक दूसरा स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। वो ये कहता है कि a सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट if and only it is कॉची सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी यदि वह कॉची सीक्वेंस है। तो इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए अपन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिन प्रॉब्लम्स में अपन को यह बताना है कि कोई भी दी हुई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसको कन्वर्जेंट है या नहीं है इसको प्रूव करने के लिए कॉची का जनरल प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। और कॉची का जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी यदि वह कॉची सीक्वेंस होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम में किसी भी सीक्वेंस को यदि अपन को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो अपन को केवल ये प्रूव करना है कि वो कॉची सीक्वेंस होगी। तो कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी यदि वो कॉची सीक्वेंस है। यदि अपन ये बता दें कि वो कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज वो कन्वर्जेंट नहीं। और कॉची सीक्वेंस बताने के लिए अपन को ये बताना है कि मॉडुलस ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाना चाहिए किसी n ग्रेटर देन n0 के लिए। यदि ऐसा संभव है तो वो सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होगी, और यदि वो कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ये अपन को प्रूव करना है। इसके लिए अपन को ये बताना है, प्रॉब्लम देखें अपन को ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द सीक्वेंस xn इज नॉट कन्वर्जेंट where xn is equals to
1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n। अपन को ये प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस अपन को दी हुई है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। और यहां पर इस्तेमाल करेंगे जो कॉची जनरल प्रिंसिपल है कन्वर्जेंस का, उस कन्वर्जेंस के प्रिंसिपल को अपन इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके ये बताएंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। अपन ये मान करके चले, अपन ये मान करके चले कि लेट इफ पॉसिबल modulus of xn plus p minus xn is less than epsilon and take epsilon is equals to 1/2। यदि संभव हो तो अपन ये मान करके चल लें कि मॉडुलस ऑफ xn plus p minus xn is less than epsilon, और जो लेस देन एप्सिलॉन है उसको अपन 1/2 ले लें, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले लें। यदि संभव हो तो मान लीजिए ऐसा है। यदि ऐसा है तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और यदि ऐसा नहीं है तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो यहां पर अपन कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन 1/2 हो, कॉची सीक्वेंस है, और कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी। और यदि ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लेस देन 1/2, तो ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस नहीं होगी, और कॉची सीक्वेंस नहीं होगी तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन यहां पर लेकर चले, अपन को xn दिया हुआ है, xn is equals to 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/n, and xn plus p, this is equals to 1 plus 1/2 plus 1/n plus 1/n plus 1 plus 1/n plus p. So if we calculate xn plus p minus xn, then this is equals to xn plus p अपन को दिया हुआ है, xn अपन को दिया हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज इक्वल्स टू 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस p। अपन को ये भी पता है कि n नेचुरल नंबर है और p भी नेचुरल नंबर है, और p और n दोनों नेचुरल नंबर होने से पॉजिटिव है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 plus 1/n plus 2. So modulus of xn plus p minus xn is equals to 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 plus 1/n plus 3. If we put it p is equals to n, then modulus of xn plus p, here p is n, minus xn, this is equals to 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 plus 1/n plus n. These are n terms. These are n terms. Now if we replace, यदि हम इसमें से जो पद दिए हुए हैं प्रत्येक टर्म्स को यदि रिप्लेस कर दें, जो इसकी सबसे छोटी टर्म है जैसे लास्ट वाली है 1/n plus n, so if we replace this term by this least term 1/n plus n, then this is greater than 1/n plus 1. 1/n plus 1 is replaced by 1/n plus n. 1/n plus 2 is also replaced by 1/n plus n, and these all are replaced by the least term 1/n plus n. These are n terms, so this is equals to n upon 2n, and n upon 2n is equals to 1/2. So we get here modulus of xn plus p minus xn is greater than 1/2। और ये वो चीज है जो अपन को समीकरण 1 को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। यानी यदि ऐसा होता है, सो इफ हियर वी टेक इफ एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2, यदि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2 ले लें अपन, तो अपन को ये पता चलता है कि मॉडुलस ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज